Good evening. Exercise 3. Any doubts? Question number 3rd. Next, exercise 3. Question number 14th. Question number 3rd, question number 14. तो अभी कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 में? एक्सरसाइज 4. एक्सरसाइज 4. Question number 12. 10th, 12th. Exercise 4, question number 15th. 15th नहीं है यार, एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 15th नहीं है. एक्सरसाइज 4 में तो 15th नहीं है. मेरे बुकलेट मेरे पास तो है, उसमें शायद 12th तक ही है. देख लो एक बार, उसमें तो 12th तक ही है. नहीं है. नेक्स्ट देख लीजिए. 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते क्या दिया हुआ है. इफ अ टनल इज कट. ओके, टनल दिया हुआ है इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, कोई नहीं, देख लेते. If a tunnel is cut at any orientation through the earth, then a ball is released from one end will reach the other end in time. ये बताइए सबसे पहले SHM स्टार्ट हुआ क्या? SHM का बेसिक आइडिया है, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं स्टार्ट हुआ है तो ऐसे समझ लो, थोड़ा सा समझ लीजिए. एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर तो ठीक है, थोड़ा सा अगर बेसिक आइडिया है तो आ जाएगा आपसे, क्योंकि वो मैंने बताया नहीं है. SHM वाला एक और क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, वो भी SHM वाला है, वो भी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि वो SHM में ही कराया जाएगा क्वेश्चन. SHM पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया. ये मीन पोजीशन है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो. मीन पोजीशन, मीन पोजीशन या इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. कॉपी कर लेना है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल वुड बी जीरो एट दिस पॉइंट, है ना. इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो एसएचएम में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो एक टाइप का ऑसिलेशन है. एक टाइप का क्या है, ऑसिलेशन है. और वो कैसा ऑसिलेशन है कि इसमें जब अगर आप डिस्प्लेस करो, ऑसिलेशन में क्या होता है कि अगर आप डिस्प्लेस करते हो इस साइड, ये यहाँ पे आ गया सपोज पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में v से जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में. ऑसिलेशन का मतलब यही होता है. तभी तो ऐसा होगा ना यार, ये पार्टिकल अगर यहाँ से जा रहा है, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ये यहाँ से गया फिर वापस इस साइड आएगा, फिर यहाँ जाएगा वापस यहीं पे आएगा. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल पेंडुलम ले लीजिए, इससे थोड़ा सा समझने में इजी. आपने इसको एक कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड की, यहाँ पे गया, यहाँ पे रेस्ट में आ गया, फिर वापस आएगा, यहाँ से ये यहाँ गया, फिर वापस आएगा, फिर ये इस साइड जाएगा कहीं यहाँ पे, फिर वापस आएगा. मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ. तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. तो यहाँ पे क्या होता है, एसएचएम में क्या होता है, ये भी एक टाइप का एसएचएम है. तो क्या होता है कि जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे ना मीन पोजीशन पे आप जैसे इस साइड डिस्प्लेस करेंगे तो इस पे फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, बट इस पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. अगर आप इसको इस साइड डिस्प्लेस करते, इस साइड इसका डिस्प्लेसमेंट होता, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता.
इस फोर्स को बोलते हैं, ये जो फोर्स होता है ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मतलब वो अपने पोजीशन को रिस्टोर करना चाह रहा है, तभी ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस ये ऐसा आएगा, फिर यहाँ से ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर वापस ऐसा। तो एक एसएचएम का मतलब ये हुआ, अगर मैं अलग लाइन में ड्रॉ करूँ, एक पार्टिकल है ऐसा गया, इसी लाइन पे वापिस आएगा बट मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, रिटर्न होगा इसी लाइन पे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 बट मैं अलग लाइन से ड्रॉ कर पाया, ऐसा गया, ऐसा गया और यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। मतलब जहां से गया था यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। मैं उसको एक अलग लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब एक ही लाइन पे हो रहा होगा, ये इसी लाइन पे हो रहा होगा बट मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इस पूरे को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं पूरे को? वन ऑसिलेशन। ठीक है। तो अगर पार्टिकल को आप इस साइड डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो रिस्टोर करना चाह रहा पोजीशन को। तो जब आप इक्विलिब्रियम से क्या करते हैं, एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम रहा होगा ये स्टेबल रहा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल रहा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जैसे आप डिस्प्लेस करोगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ये फोर्स जो होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इसको एफ आर लिखते हैं। तो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बट माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि ये माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और एफ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स एंड एफ आर इन opposite direction, x and fr are in opposite direction, इसीलिए नेगेटिव आया। तो जब इसको आप हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो माइनस के एक्स लिखते हैं। नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या रीस्टोरिंग फोर्स है। आप इसको क्या लिखेंगे? m इंटू ए। क्या लिखेंगे? m इंटू ए। ये हो जाएगा k इंटू एक्स। तो a की वैल्यू जो हो जाती है वो जाती है माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये वाला जो टर्म आपको एसएचए में बताया जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। हेंस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? के बाई एम। तो ओमेगा क्या हो जाता है? अंडर रूट के बाई एम। क्या होता है? अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब ये यहाँ से गया फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये होता है वन ऑसिलेशन। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये वाला जो है ये भी एंड है, तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो टाइम पीरियड टी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से आंसर आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ऐसा आ जाता है, ऐसा आंसर है। बेसिकली यहाँ से आप देखिए ए की वैल्यू ऐसे आएगी, तो फिर आप उसको वैसे रिलेट करेंगे। कहीं पे अगर वाई डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट, ये वाला जो टर्म है ये जो के बाई एम है ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसी कांस्टेंट को यहाँ पे क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे x आएगा, तो a इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x, सम कांस्टेंट इनटू x। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए a, ऐसा दिख जाए a इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, इसका मतलब उसका जो मोशन है वो SHM है, उसका जो मोशन है वो क्या है? SHM। इसको, इस वाले टर्म को आप कहीं पे ऐसा भी आपको जब पढ़ाया जाएगा SHM तो आप देखोगे a इक्वल्स टू क्या आया? a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो a है आप इसको ऐसे लिखते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कहीं पे ऐसा भी दिखेगा, ये होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली ये ऐसा है, यही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सम ये कांस्टेंट इनटू एक्स हो जाएगा, बस ये ध्यान। इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलेंगे? ओमेगा एस। यहीं से आपको टाइम पीरियड आ जाएगा, यहीं से आपको क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये x में जा रहा है तो x लिख सकते हैं, y में होगा तो ये y हो सकता है, z में होगा तो z हो सकता है। तो आपको ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा। जब भी टाइम पीरियड फाइंड करना होगा आपको ऐसा ही फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखिए, इतना अगर आपको समझ में आया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये वाली, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा।
ये ऐसा है, ये ऐसा है। एसएचएम पढ़ाया होता तो फिर मैं ये वहीं पे बता देता, बट एसएचएम पढ़ा नहीं था इसीलिए नहीं बताया वहां पे। तो देखो, टनल यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए, कहीं पे भी बना लीजिए, देख लेते हैं क्या आता है टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आपने यहाँ से रिलीज किया, पार्टिकल यहाँ पे है, ये यहाँ से आपने इस साइड मूव कराया, यहाँ से इस साइड मूव कराया, किसी साइड मूव कराइए, तो यहाँ से आप देखिए, अगर सपोज ये पहले यहाँ पे था, आपने इसको इस साइड मूव कराया, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, फोर्स 0 होगा, तो फोर्स 0 होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे आएगा। यहाँ से आपने क्या किया, सेंटर से उस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया इस साइड, इसका मास है मान लीजिए, तो जब आप इसको इस साइड डिस्प्लेस करेंगे, इस साइड, तो इस पे फोर्स इस साइड लगेगा। आप इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस मान लेते हैं y, ये डायमीटर के अलॉन्ग है, ये किसके अलॉन्ग है, ये जो टनल है वो डायमीटर के अलॉन्ग। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से मीन पोजीशन यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा पार्टिकल का। यहाँ से आपने डिस्प्लेस किया इस साइड, कितना y इज वेरी स्मॉल, डिस्प्लेस किया। तो अगर आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है, अगर आप डिस्प्लेस करोगे इस साइड, तो यहाँ पे आप देखो, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो आप डिस्प्लेस कर रहे हो इस साइड, बट इस पे फोर्स लग रहा है इस साइड, इसका मतलब यही फोर्स कैसा फोर्स होगा यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स होगा ये, रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप रिस्टोरिंग फोर्स क्या बोल सकते हैं, कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ आर इक्वल्स टू नेगेटिव लिखना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव, क्योंकि वाई के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये ई इन का फॉर्मूला आएगा, ई जी इन, ये हो जाता था जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर, होता था ऐसा। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, जी एम बाय आर क्यूब इंटू वाई। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे ई इन का फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर में, ये जो है ये थिन टनल है ऐसा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी जी एम बाय आर क्यूब इंटू वाई। ये होगी फील्ड, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके मास से, तो फोर्स आ गया। अब इस फोर्स को क्या लिखेंगे, एम इंटू ए, कितना आ गया, जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू वाई। अब देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, तो जी बाय आर इंटू वाई। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जी और आर कांस्टेंट है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस जी बाय आर इंटू वाई, माइनस जी बाय आर इंटू वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑल्सो, देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी बाय आर इंटू वाई, ऑल्सो ऑल्सो ए की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर जेड। हेंस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, ये ओमेगा स्क्वायर होगा जी बाय आर, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी बाय आर, है ना। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। आपको बताया है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी की वैल्यू होती है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी मैं एक किसी भी कोड से भी फाइंड करूंगा कि कॉर्ड जो है उसके अलॉन्ग क्या आएगा टाइम पीरियड, है ना। ये तो डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, बट इसका लेंथ तो मैक्सिमम होता है, जो जिसका लेंथ मैक्सिमम नहीं हो, कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ हो उस कॉर्ड का, उसमें कैसे फाइंड करते हैं वो भी समझ में आएगा अभी। अब ये बताओ, ये 84 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ अ टनल इज कट एट एनी ओरिएंटेशन थ्रू अर्थ, देन अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम वन एंड विल रीच द अदर एंड। मतलब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया था ये। अभी दूसरा टनल भी देख लेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इस एंड से लेकर इस एंड तक यही फॉर्मूला लगेगा, ई इन का ही फॉर्मूला आएगा, ई इन का ही फॉर्मूला आएगा, ई जी इन का फॉर्मूला आएगा। तो ये जो अपन ने फाइंड किया ये यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है। बट जब एस एच एम होगा, तो एस एच एम का मतलब क्या है कि यहाँ से एस एच एम मतलब ये हो गया ना यार, यहाँ से आया, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, तो ऐसा हो, ये पूरा एस एच एम या ऑसिलेशन का मतलब यही हुआ। या आप मीन पोजीशन यहाँ पे मान लीजिए, तो ये पार्ट यहाँ से ऐसा जाएगा, वापस ऐसा आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वापस ऐसा आएगा, तो ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब यहाँ से एक बार यहाँ पे आना, और फिर या यहाँ से यहाँ जाना, फिर वापस यहाँ से आना, फिर वापस यहाँ से यहाँ। कुछ आई बात समझ में। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक बार यहाँ से यहाँ गए, फिर वापस यहाँ पे आए, तो होता है वन ऑसिलेशन। तो ये टाइम पीरियड उसी के लिए था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑसिलेशन नहीं होगा, हाफ ऑसिलेशन होगा। जब यहाँ से यहाँ सिर्फ आएगा तो हाफ ऑसिलेशन होगा।
तो उसके लिए टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी लिख देता हूँ, टी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टी बाई हाफ हो जाएगा, तो 84.6/2 आ जाएगा, तो 42.3 मिनट आ जाएगा, 42.3 मिनट आ जाएगा। तो आपका आंसर 42.3 होगा, है ना। बट ये किसी डायमीटर के अबाउट फाइंड किया, अगर कोई दूसरा कॉर्ड होता, ये यहाँ पे होता, तो उसके अबाउट भी आंसर देख लो क्या आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले पार्टिकल या इसका ऑसिलेशन ऐसा ऐसा हो, मेन पोजीशन यहाँ पे, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया इससे कितना वाई डिस्प्लेस किया, इसको आप मान लीजिए आर। तो जब आप वाई पे डिस्प्लेस करेंगे तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इस एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू देख लीजिए, तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपको Gm/r³ इंटू आर, है ना, इंटू एम, वहां से इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। बट रिस्टोरिंग फोर्स इस पे क्या लग रहा है, आप यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हो ना इस साइड, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इसी लाइन मोशन के अलावा आएगा रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा। तो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, F cos थीटा, होगा या नहीं होगा, इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, F cos थीटा, क्योंकि पार्टिकल जो है, पार्टिकल उसी के अलॉन्ग मूव कर रहा है, पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर, इस टनल के अलॉन्ग मूव कर रहा था, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है एफ, बट इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, ये होगा रीस्टोरिंग, ये होगा एफ आर। तो एफ आर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एफ आर माइनस लिख देता हूँ, माइनस क्यों, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी आई, तो Gm/r³ इंटू आर इंटू एम। कॉस थीटा की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये था वाई, ये था आर, कॉस थीटा इज y/r, तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ आर को आप लिख दीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा Gm/r³ इंटू वाई, एम से एम कैंसिल कर दीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये Gm/r² G/r हो जाएगा इंटू वाई, फिर से देखो ये वही आ गया, वही टर्म आ गया फिर से, मतलब यहाँ ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू G/r, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √G/r, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T = 2π/ओमेगा, 2π√r/g, ये आपको पहले बताया है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 84.6 होती है, 6 मिनट्स। अब मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए, A to B चाहिए, A to B चाहिए, तो TAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो T/2, तो कहीं पे भी आप कोई भी कॉर्ड बना लीजिए, उसके लिए टाइम पीरियड जो है ये इतना ही होगा, 84.6/2, तो 42.3 मिनट, 42.3। किसी को कोई डाउट है, थोड़ा बहुत आइडिया आया कि टाइम पीरियड मतलब रिस्टोरिंग फोर्स से कैसे आप टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया है ना। वैसे आपको ग्रेविटी, आपको एसएचएम में ये सब बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, नहीं, टाइम टेकन ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इसी टाइप का है क्या, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, मैं वहां पे जो जाऊंगा देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, पहले की क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 एंड 15, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर किधर गया, पीडीएफ यार, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 ना, 14 किधर है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, दिया हुआ है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ अज्यूमिंग टू बी परफेक्ट स्फीयर, मान लिया इसका रेडियस आ रहा है, मास पूछ रहा होगा, is decreased, radius of earth is decreased keeping its mass constant, effective value of G will increase at poles while may increase or decrease at equator.
तो बोला यहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो देखना। हो सकता है इंक्रीज और डिक्रीज, बट पोल पे इंक्रीज होगा। तो पोल पे क्या होता है, जी पोल की वैल्यू क्या होती है, ये जी होती है, जी। जी मतलब GM/R²। अब देखिए अगर ये कंप्रेस हो गया है ना, वही था ना क्वेश्चन, डिक्रीज, रेडियस को डिक्रीज कर दिया, तो रेडियस को डिक्रीज करेंगे, मास कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, आर डिक्रीज हो गया मतलब जी पोल क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। जी पोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब है ना, इंक्रीजेस। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सही दिख रहा है, वाई while an effective G will increase at poles while may increase or decrease at equator। अब इक्वेटर पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो देखना पड़ेगा, इक्वेटर पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो इक्वेटर पे जी इक्वेटर क्या आता था, जी इक्वेटर की वैल्यू हो जाती थी G-ओमेगा² है ना, यही आता था जी इक्वेटर। तो जी इक्वेटर में ये तो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ये तो इंक्रीज हो गया है, जी वाला टर्म तो इंक्रीज हो गया है, माइनस ओमेगा, ओमेगा को आप टाइम पीरियड से रिलेट करेंगे, तो 2 पाई 4 पाई² हो जाएगा इंटू आर। तो ये जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई²। अच्छा, ये वाला जो टर्म होता था T² और आर का कुछ रिलेशन आता था, तो T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ ऐसा होता था, है ना। T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसा होता था 4 पाई, यानी तो इसको ऐसा लिख दीजिए, टी जो होता था वो 2 पाई R/V, V मतलब R/GM ये होता था, है ना। अगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, यहीं पे बात करें, तो टी की वैल्यू नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ और ये तो दूसरा का होता था ना टाइम पीरियड, ये तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता था, और ये जो टी है ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ T²R ऐसे लिख दो, भी तो नहीं हो सकता है ना, देखो ना, ऐसा ऐसा सिर्फ रिलेट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। क्या होगा, ये डिक्रीज हो गया, बट टॉर्क तो आएगा नहीं कभी, तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल कर देते हैं, ठीक है। तो I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2, इसको ऐसे इसी से रिलेट करूंगा मैं। तो देखिए पहले, अभी अगर रेडियस डिक्रीज हो गया, मास वही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाए, तो I2 इज लेस देन I1, है ना, हेंस ω1 इज ω1 इज लेस देन ω2, ये ग्रेटर है, I2 लेस हो गया, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2, इसलिए ω1 इज लेस देन ω2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा इंक्रीज हो गया, ओमेगा इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, तो आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे फिर, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये बात आई समझ में क्या, ओमेगा से, टी से नहीं देखेंगे, क्योंकि ओमेगा है ना, तो ओमेगा को अगर आप देखोगे ना तो टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, फिर ओमेगा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, इसका मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा टर्म इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, पता नहीं है किसका इंक्रीमेंट ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट आर का रिलेशन ओमेगा से तो अपन नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो अभी पता नहीं कि इसका आर का रिलेशन किसका ज्यादा, मतलब कौन सा, ये अगर इंक्रीज होगा या ये वाला डिक्रीज ज्यादा हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। तो इन दोनों में अगर इसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा तो जी इक्वेटर इंक्रीज होगा, इन दोनों में अगर इसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा तो जी इक्वेटर डिक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये असर्शन जो है इसका, ये करेक्ट, ये वाला पार्ट क्या है, करेक्ट। बी, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, तो बी वाला पार्ट भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी तो करेक्ट है ना, सरफेस ऑफ अर्थ पे GM/R² होता है, बट क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, कि जी इक्वेटर के लिए ऐसा होना चाहिए फॉर्मूला, जी इक्वेटर के लिए ऐसा होना चाहिए फॉर्मूला, इससे आप रिलेट करते, या फिर ये दे देते
कि इसका जो रीजन होता ये होता कि ओमेगा डिक्रीज होगा और ओमेगा इंक्रीज होगा और जी भी इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से हो सकता था। बट इसने सिर्फ लिखा जी इक्वल्स टू GM/R, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज मेड 2 times इट्स एरियल वेलोसिटी विल आल्सो बिकम 2 times। अच्छा ये बताओ, एरियल वेलोसिटी बोल रहा है कि 2 times हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अगर 2 times हो गया तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो सकता है ना। एरियल वेलोसिटी क्या होगा, da/dt इक्वल्स टू L/2m होता है ना। तो 1/2m, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, mvr, L इज mvr। तो यहाँ से ये जाएगा तो ये हो जाएगा vr/2। अच्छा अगर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, vr gm/r हो जाएगा इंटू r/2, इंटू r/2। तो ये gm तो कांस्टेंट रहेगा, 2 भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये √r हो जाएगा। मतलब da/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस अगर डबल होगा तो इसकी एरियल वेलोसिटी √2r टाइम्स हो जाएगी। कितनी, √2r टाइम्स, √2 हो जाएगी, मतलब √2r टाइम्स हो जाएगी, √2 टाइम्स, √2r क्यों बोल रहा हूँ मैं, √2 टाइम्स हो जाएगी। तो √2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब फर्स्ट वाला जो असर्शन है इसका रॉन्ग हो गया, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बट रीजन में वो तो ट्रू दिया हुआ है, da/dt is L/2m इंटू mvr/2m, वो तो करेक्ट है। मतलब इसका आंसर जो होगा, एक ही रीजन करेक्ट है, असर्शन जो है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, पेज नंबर 6, एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 4। Inside a uniform sphere of density rho, there is a spherical cavity whose center is at a distance L. Find the strength of gravitational field inside the cavity. I think मैंने ये क्वेश्चन किया है, एक बार क्लास नोट्स देखिए आप, बताया भी है लास्ट में, यही तो बताया था आपको कि हमेशा इसके अंदर जो फील्ड होगी, है ना, हमेशा जो फील्ड होती है, ये वाली जो फील्ड हो रही थी, याद है कितना आ रहा था, कहीं पे भी था, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे कहीं पे भी फाइंड कीजिए, फील्ड हमेशा क्या होता था, इस सेंटर C1 C2 के अलाउ होता था, फील्ड इसी डायरेक्शन में होता था हमेशा। और इसकी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो यूनिफॉर्म फील्ड होती थी यहाँ, क्या होती थी, यूनिफॉर्म फील्ड होती थी। कितनी होती थी, तो GM रो के टर्म्स में आता था, है ना, 4 पाई कितना था, एक बार देख लो, ρg/3 भी आ रहा था क्या कुछ, इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L, कुछ ऐसा आ रहा था शायद, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा फिर से। क्या बताया था, इसकी वजह से फाइंड कर लीजिए, खुद की वजह से फाइंड, इसमें तो और सिंपल है, इसी की वजह से फाइंड कर लीजिए, खुद की वजह से तो 0 हो जाएगा यहाँ, तो इसकी वजह से वहां पे फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 कितना हो जाएगा, सेंटर पे फाइंड करना है ना, E1 कितना हो जाएगा, इसकी वजह से पूरे विदाउट कैविटी कितना हो जाएगा, GM/r³ इंटू L। और E2 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी, 0, E2 की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि सेंटर पे फाइंड करना है तो 0 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। L सेंटर पे है शायद, तो यहाँ से E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नेट जो हो जाएगा वो E1 माइनस E2, यहाँ पे वेक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, ये 0 ही हो जाएगा, GM/r³ इंटू L, ये हो जाएगा G/r³
डेंसिटी दी हुई है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू एल, कितना आ जाएगा 4 πg रो एल बाई 3, यही आता है, यही फील्ड आती है और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड कैविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड साइड कैविटी, कैविटी, और ये हमेशा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके क्लास नोट्स में होगा, लास्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था, लेक्चर नंबर 11 में देखना, लास्ट टॉपिक यही था, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, a man can jump over b equals to 4 meter wide trench on earth, ठीक है, if mean density of an imaginary planet is twice that of earth, calculate the maximum possible radius so that he may escape from it by jumping, given radius इतना दिया हुआ है, तो b की वैल्यू मतलब वही हाइट है, तो 4 मीटर इसमें जंप कर सकता है, 4 मीटर में जंप करेगा मतलब उसके पास एनर्जी तो रही होगी ना mgh, 4 मीटर इसीलिए जी को कांस्टेंट मान, इसके पास इतनी एनर्जी तो रही है ना, इसके पास इतनी एनर्जी तो रही ही होगी है ना, तभी तो वो जंप कर पाए 4 mgh, ये बताइए समझ, इतनी एनर्जी रही हो, तो एनर्जी से अगर मैं रिलेट करूं, क्या बोला, एस्केप करने के लिए बोला क्या, a man can jump over b over b equals to 4 मीटर वाइड, वाइड है, हाइट नहीं दिया हुआ ना, वाइड, वाइड का मतलब क्या बोल सकते हैं, वाइड, हाँ वही वही वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये एच वाला नहीं दिया हुआ, वाइड है, वही बोल सकते हैं अपन, 4 मीटर वाइड, मतलब वही हो सकता है कि अगर मान लीजिए रेंज हो जाएगा ये, करेक्ट, क्योंकि ये mgh वाला वाइड बोला है उसने, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसा जंप किया उसने, करेक्ट बनाया क्या मैंने, ये सही बनाया, कि ऐसा जंप किया होगा, जंप जंप किया है, जंप किया तो ऐसा भी हो सकता है ना यार, ऐसा भी हो सकता है, हाँ वही बोल, जंप किया तो ऐसा भी हो सकता है, बट उसने ट्रेंच जो लिखा है उसका क्या यूज, ठीक है देख लेते हैं, ट्रेंच का कोई मतलब नहीं होगा फिर, मान लेते हैं कि यहाँ से v वेलोसिटी से उसने जंप किया, v वेलोसिटी से जंप किया, ये वाली वैल्यू जो दी हुई है यही 4 मीटर है वाइड, यही क्या है 4 मीटर, तो ये वाली जो वैल्यू है ये गिवन है, जंप इतना, मैन कैन जंप, मतलब कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, हाँ मैं भी वही बोल रहा था, जैसे ये ऐसा रहा होगा ना, तो कहीं यहाँ ऐसा ये वाला पार्ट है तो कहीं यहाँ से जंप किया होगा सपोज, तो इसकी जरूरी नहीं कि ये ऐसा जंप किया, ये ऐसा जंप किया, मैं ये बोल रहा हूँ शायद ऐसा रहना चाहिए, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, रुको, ये ऐसा है, इसने ऐसा जंप किया, ये वाला ट्रैक है, यहाँ से उसने जंप किया और यहाँ पे आ गया, ये हो सकता है, क्वेश्चन का मतलब यही हो सकता है, ये ऐसा ट्रेंच बना हुआ है, तो इसने यहाँ से जंप किया और मैक्सिमम जंप किया यहाँ पे आ गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया 4 मीटर, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये वेलोसिटी भी मान लें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जंप किया तो आप रेंज का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि हाइट तो ज्यादा होगी नहीं,
नहीं हाई पता नहीं, मैक्सिमम रेंज होगा तो 45 डिग्री होगा, मैक्सिमम होगा तो 45 डिग्री होगा, है ना, मैक्सिमम होगा तो 45 डिग्री होगा। तो रेंज के लिए आप क्या लिखेंगे, अगर ये थीटा है तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, v लिख दिया तो v स्क्वायर, ठीक है, यही वाली वैल्यू b है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम पूछा है तो देख लेंगे, मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में आगे पूछा है मैक्सिमम, वहां पे यूज करेंगे। इफ मीन डेंसिटी of an imaginary planet is twice that of Earth, density यूज करें क्या, calculate the maximum possible radius so that it may escape from it by jumping, बाहर हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं, रुको यार, साइन 2 थीटा, g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g क्या होता है gm by r स्क्वायर, ये हो जाएगा g by r स्क्वायर, ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r, ये हो जाएगा 4 पाई रो जी r बाय 3। तो इसको पुट कर देता हूँ एक बार, उससे कुछ आएगा तो यूज कर लेंगे अपन उसको। तो b की वैल्यू हो जाएगी 3v स्क्वायर साइन थीटा बाय 4 पाई रो जी r, इक्वेशन 1 कहीं पे आया तो यूज कर लेंगे। अब मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, अब जो भी वो एक इमेजिनरी प्लैनेट है तो इसकी डेंसिटी हो गई डबल, 2 होगी, इसकी डेंसिटी 2 होगी। अब यहाँ से वो वैसा जंप कर रहा है, क्या हो रहा है कि वो स्किप कर जा रहा है, वो क्या कर जा रहा है, स्किप कर जा रहा है। यहाँ से अभी वो वैसा जंप करेगा, वो क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। तो अगर वो स्किप करता, सपोज यहाँ से वो स्किप करेगा, तो उसकी स्पीड स्केप स्पीड के इक्वल होनी चाहिए, स्केप स्पीड के इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो अगर वी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, √2gm बाय r, मास ऑफ प्लैनेट इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। रेडियस के बारे में कुछ कीमत नहीं, डेंसिटी दिया है, रेडियस नहीं दिया हुआ, यही फाइंड करना है अपने को, यही फाइंड करना है। तो वी की वैल्यू हो जाएगी 2g, m को क्या लिखेंगे आप, डेंसिटी 2 रो हो जाएगा इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर पी क्यूब बाय आर पी। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, तो 416 हो जाएगा पाई रो जी आर पी स्क्वायर बाय 3, कुछ इतना आ जाएगा, कुछ इतना आ जाएगा, कुछ इतना आ गया है। अच्छा, तो इसकी स्पीड तो यही रही होगी ना यार, ये वाली वैल्यू तो यही रही होगी ना, जैसे वो यहाँ पे जंप किया है वैसे ही ये यहाँ पे जंप किया है। हाँ बट इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, बट इसकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट, जैसे वो वहां पे जंप किया वैसे ही यहाँ पे जंप किया, बट यहाँ पे इसकी डेंसिटी डिफरेंट है। तो v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं अपन, तो v स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 16 पाई रो जी आर पी स्क्वायर बाय 3। तो इक्वेशन 1 से v को आप वहां से पुट कर देंगे, 4 पाई रो जी आर इंटू बी बाय 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 16 पाई रो जी आर पी स्क्वायर बाय 3। इसको मैक्सिमाइज करना था, इसको मैक्सिमम के लिए तो मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम तो 0 हो जाएगा, मिनिमम सॉल्व करने से नहीं आएगा, बाकी सब तो कैंसल आउट हो जाएगा, पाई रो ये सब तो जाएगा, 4 टाइम्स में गया ये, 3 से 3 गया, तो आर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी आर बाय 4 साइन थीटा। रूट हटा दीजिए, अगर मैं इसको 4 लिख लूँ, ये 4 दिया हुआ तो 4 से 4 जाएगा, आर 6400 मतलब 6.4 इंटू 10⁶ आ जाएगा बाय 4 साइन 2 थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻3। तो अंडर रूट ये साइन 2 थीटा को बोला क्या उसने, मैक्सिमम रेंज बोला है क्या,
साइन टू थीटा तो आएगा, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए तो मिनिमम है। नहीं 45 डिग्री पे तो मैक्सिमम होगी ही, बट उसने वैसा कुछ बोला नहीं है यार, है ना, तो कुछ अज्यूम ही करना पड़ेगा फिर। जब कुछ बोला नहीं है तो इसको अपन मैक्सिमम ही मान लेते, ये रेंज जो है ये मैक्सिमम रेंज है तो 45 लेना पड़ेगा। कुछ गिवन ही नहीं है और इसके बारे में कुछ फाइंड भी नहीं कर पाएंगे। हाँ वही वही वही, इसलिए कि रेंज बोला है कि उस पे मैन कैन जंप ओवर इतना मीटर वाइड, तो 4 मीटर वाइड, तो इसका मतलब वो है कि वो थीटा जो होगा वो 45 ही होगा, रेंज मैक्सिमम। जब रेंज मैक्सिमम होगा तो उस केस में आरपी की जो वैल्यू होगी वो 6.4 इंटू 10⁶ और ये वाला वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो √6.4 इंटू 10⁻³ मीटर इतना आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, तो 6.4 किलोमीटर कुछ अगर ये है, इसका मतलब राव में तेरे में तो नहीं है आंसर। शाही बात। तो यहाँ से ये जंप किया, ये ऐसा ट्रेंच था, यहाँ से ये जंप किया, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना, इसके ऊपर जंप किया, तो रेंज क्या रहा होगा, मैक्सिमम ही रहा होगा। तो थीटा 45 ले लीजिए, रेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए, जितनी वेलोसिटी से यहाँ पे वो जंप किया उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे जंप करेगा, बट इस केस में ये इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। बाहर होने का मतलब इसकी वेलोसिटी जो है एस्केप स्पीड के इक्वल होगी, तो यहाँ से आप कर दीजिए तो कुछ वैसी वैल्यू मिल जाएगी 6.4 किलोमीटर, √6.4 किलोमीटर, यही आंसर है उसका रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ, assume that a tunnel is dug across the earth, radius r passing through its center, find the time a particle takes to reach center of earth if it is projected into the tunnel from the surface of earth with the speed needed for it to escape the gravitational field of earth। टनल ऐसा बना दिया है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम बताना है ना, the time a particle takes to reach center of earth if it is projected into the tunnel from the surface of earth with speed। यहाँ से प्रोजेक्ट किया इसको या यहाँ से प्रोजेक्ट किया इसको, ऐसा है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो v के इक्वल है, स्केप स्पीड के इक्वल है, स्केप स्पीड के इक्वल है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जब ये यहाँ पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, है ना, उसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है। क्वेश्चन में वही पूछा ना है, टनल के अलावा पूछा, एनर्जी कंजर्वेशन से तो आ जाना चाहिए, बट कुछ इफेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये सी के अलोंग प्रोजेक्ट किया है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी कुछ दूसरा तो कुछ नहीं दिख रहा है, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, तो हाफ mv² माइनस g/m/r, जब ये सेंटर पे आएगा तो हाफ mvc² माइनस 3/2 gm/r, है ना, ये तो आ जाएगा पोटेंशियल, तो इससे आएगा आई थिंक, इससे वैल्यू तो आनी चाहिए। नहीं नहीं, टाइम पूछा है उसने, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है तो ऐसा नहीं करेंगे, टाइम पूछा है तो मान लेते कि ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस बाद में ये r डिस्टेंस पे है, ये कितने डिस्टेंस पे r पे, टाइम पूछा है तो इस पॉइंट p पे फाइंड कर देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा फिर तो, क्योंकि टाइम पूछा गया है तो टाइम पूछने में क्या करते थे अपन, v इसका फंक्शन बना लेंगे r का, है ना, vp को r का फंक्शन बना लेंगे, तो vp को r का फंक्शन बना लेंगे, उससे कुछ आएगा,
या अगर आपने एसएचएम पढ़ा होता तो फिर डायरेक्ट आंसर हो सकता था। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ से यहाँ बोला ना उसने, बट यहाँ पे उसकी स्पीड है, यहाँ पे उसकी स्पीड है। क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूँ मैं। Assume that a tunnel is dug across the earth passing through its center, ठीक है, तो ऐसा ही बना होगा या ऐसा बना होगा या ऐसा बना होगा, कुछ ऐसा ही बना है। Find the time a particle takes to reach the center of earth if it is projected into the tunnel from the surface with the speed needed for it to skip the gravitational field of earth. Gravitational field of earth. तो यहाँ से अगर प्रोजेक्ट किया है तो नॉर्मली यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती थी, अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो एसएचएम की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या इसको? क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि एसएचएम होगा बट कुछ ऊपर से होगा, यहाँ से तो नहीं होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है। नहीं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है ना, ये देखो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी 0 नहीं होगी। हाँ एक्सट्रीम पे, वही बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम पे 0, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन मतलब dv/dt 0 है, मतलब v मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे ये एसएचएम है, यहाँ से ये ऐसा जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तभी तो ये वापस आएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी तभी तो ये वापस जाएगा ऐसा। और ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बट इसको एक्सट्रीम भी नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, इसको एक्सट्रीम भी नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या है, वेलोसिटी। दूसरा मेथड अगर मैं इससे करूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, आई थिंक एक बार करते हैं, तो क्या आएगा, हाफ mv², यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे वाला टर्म बहुत ही वो आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं क्या आता है पहले। vp² माइनस gm/2r³ इंटू 3r², और यहाँ से r डिस्टेंस लिया तो -r², ये ऐसा इतना, अच्छा ठीक है, इंटू m जाएगा, v² कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2gm/r। अरे सिंपल दिखेगा, ये दोनों का आंसर आउट हो जाएगा, gm/r इक्वल्स टू, क्या कर देते पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते थे, शायद दिखना चाहिए, सिंपल देख लेते अपन, 2r³ इंटू 3r² माइनस, ये वाला टर्म देखो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो वी आर का फंक्शन मिल जाएगा, वी किसका फंक्शन मिल जाएगा, आर का फंक्शन मिल जाएगा यहाँ से, तो gm/2r³ इंटू 3r² माइनस r² इक्वल्स टू vp²/, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो dr/dt, क्योंकि देखो जैसे जैसे ये आ रहा है इस साइड, तो r यहाँ सेंटर से ले, r तो डिक्रीज हो रहा है ना,
पार्टिकल इस साइड आ रहा है बट r डिक्रीज हो रहा है, माइनस नहीं, तो g बाय r हो जाएगा ये अंडर रूट ये रूट 3r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r वाले टर्म को एक साइड लेकर जाइए, ठीक है, तो माइनस dr बाय हो जाएगा अंडर रूट 3r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू g बाय r इंटू dt। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे r वेरिएबल है, t इक्वल्स टू 0 पे r की वैल्यू क्या होगी, सेंटर से ले रहे हैं ना r, तो यहाँ पे था तो r r हो जाएगा, t इक्वल्स टू t पे ये r की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, इसका इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय साइन इनवर्स x बाय a, तो ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, x क्या होगा x बाय a, x ये होगा r अपना r बाय रूट 3r, कहाँ से कहाँ ये माइनस लगा दीजिए, 0 टू r वारी करेगा, तो ये हो जाएगा g बाय r इंटू टी, तो पहले 0 पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स r पुट कर दीजिए तो 1 बाय रूट 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट g बाय r टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट r बाय g इंटू साइन इनवर्स 1 बाय रूट 3, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 3, देख लीजिए एक बार आंसर, लग रहा था कि टफ जाएगा बट इसी हो गया ये, क्योंकि वो कैंसल आउट हो गया ना, इसी हो गया। ये बताइए आपको कि टाइम पीरियड अगर फाइंड करना है तो डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक मत लगाइए, आप हमेशा क्या फाइंड कीजिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r x y जो भी है, तो इसलिए आप डायरेक्टली ये वाला टर्म नहीं लगा के आप ये वाला लगाएं, टोटल इनिशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी एट सरफेस इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट p, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इस पॉइंट पे ये आ जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लीजिए, you will get the value of ds under root r by g sin inverse 1 by 3, क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे जो है आपका बुकलेट जो है वो कंप्लीट होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया एसएच मतलब ग्रेविटेशन में कैसे टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बेसिकली हो गया, एक बार देख लीजिए, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है पूछ लीजिए, किसी दिन अगर एचसीवी में कोई डाउट आ रहा है तो किसी दिन उसका भी एक डाउट लेक्चर रख लेंगे हम, एचसीवी में डाउट आ रहा है कहीं पे उसका भी एक डाउट लेक्चर, क्लियर है, और भी किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कल ही लेक्चर है, कल से स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर, बाय बाय, टेक केयर। हाँ नोट्स जो है एक पीडीएफ बना के सेंड कर देता हूँ, पीडीएफ बनाकर मैं सेंड कर